स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 कॉमर्स की फोर्थ यूनिट, जिसकी यूनिट का नाम है प्लानिंग। प्लानिंग आपकी फोर्थ यूनिट है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि हम प्लानिंग में क्या क्या इसके मीनिंग को पढ़ेंगे, इसके फीचर्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंस, इसकी लिमिटेशंस, इसके प्रोसेस और इसके टाइप्स ऑफ प्लान्स। हमने इन टॉपिक को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है। तो प्लानिंग का मीनिंग इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इसका मतलब है कुछ करने से पहले सोचना। आपको सबको पता है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के वैसे 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्लानिंग, कुछ करने से पहले सोचना। अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे अदर फंक्शंस हैं लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सब मीनिंगलेस हो जाएंगे, उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। इसलिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कुछ सोचना। और जो ये प्लानिंग है, इसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, एक एक प्रोसेस के बारे में हम सोचते हैं। जो प्लानिंग है, ये गैप खत्म करता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, where we are and where we want to go। अब जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग के अंदर इसके कंसेप्ट्स को शुरू करने से पहले आपको मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ करने से पहले सोचना। जैसे इसका एग्जांपल आप ही देखिए कि अगर हम आपको इस ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं, टॉपिक समझाना चाह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले प्लान किया। अगर देश में सरकार ने कोरोना वायरस को लेते हुए अगर लॉकडाउन करने का डिसीजन लिया, तो उसके बारे में भी सरकार ने सबसे पहले प्लान किया कि लॉकडाउन कब से कब तक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किन किन को हमें बंद रखना चाहिए और किसके शॉप को हमें ओपन करना चाहिए। हर एक डिसीजन को लेते हुए अपने प्लानिंग को उन्होंने एक फ्रेम दिया। तो हम अब शुरू करते हैं इसका फीचर्स को। तो प्लानिंग के फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग है वो फोकस करती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ये इसका पहला फीचर है। आप सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि बिना ऑब्जेक्टिव के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई उद्देश्य होगा तभी हम उस चीज के बारे में प्लान करेंगे। जैसे आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे बोर्ड में 95% स्कोर करना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग लेकर चलेंगे। तो वो जो 95% आपने सोचा वो कुछ और नहीं, वो आपका ऑब्जेक्टिव ही था। तो इसका पहला फीचर, हम प्लानिंग किस लिए करते हैं? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको जैसे बताया, देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। किसी भी काम को करने से पहले हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग इज परवेसिव। आप देख सकते हैं प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल चाहे बिजनेस एक्टिविटीज हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, हर जगह आप प्लानिंग करेंगे ही करेंगे। आपके घर में भी कि आज हम क्या बनाएंगे, इस चीज को लेकर प्लानिंग हुई। आज हम कहाँ घूमने जाएंगे, इस चीज को लेकर प्लानिंग हुई। तो हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटीज, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो नॉन बिजनेस में हो, प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं किया जाता। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस कैसे है? क्या हम अगर सरकार ने एक बार प्लान कर लिया कि देश को लॉकडाउन करना है, तो क्या उसके बाद दोबारा प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ी? कैसा नहीं होगा। आपने अगर एक बार प्लान कर लिया कि मैंने टाइम टेबल के शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना है, तो क्या उसको आपने दोबारा कुछ भी नए कंसेप्ट के साथ प्लानिंग करने की कोशिश नहीं की? तो प्लानिंग हम कैसे कहते हैं कि एक ही बार होती है। प्लानिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज हम किसी चीज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, उसके कुछ दिनों बाद हमें उसे दोबारा ही प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, नो डाउट। हम जो कुछ सोच रहे हैं वो कहाँ के लिए सोच रहे हैं? फ्यूचर के लिए। आज हम सोच रहे हैं कहाँ के लिए? आगे के लिए। क्योंकि प्लानिंग आप फॉरवर्ड लुकिंग है। जो प्लानिंग है, हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पीरियड के लिए डिसाइड कर रहे हैं। प्लानिंग
क्योंकि जब आपने प्लान किया आपने देखा कि प्लानिंग करते समय कौन कौन से डिसीजंस आपके पास अवेलेबल थे, उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था, उसी के हिसाब से आपने एक फाइनल डिसीजन लिया। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज जहां पर हम माइंड से काम लेते हैं, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, जिसमें हम छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, जहां पर हम अपने माइंड के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, ऑप्शन सर्च करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज। तो ये इसके फीचर्स थे, जहां आपको समझ आ गया होगा कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस करता है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, प्लानिंग यूनिवर्सल है, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक है, आगे के लिए सोचता है और इसमें डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं और एक मेंटल एक्सरसाइज है। आई थिंक आप सबको फीचर्स समझ आ गए होंगे। इस फीचर्स के साथ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सभी प्लानिंग करते हैं और सभी को प्लानिंग के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखने को मिलते ही हैं। तो जब सरकार ने लॉकडाउन करने का डिसीजन लिया तो उसमें कुछ ना कुछ सरकार को फायदा दिखा कि मैं प्लान तो कर रहा हूँ कि मैं 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का डिसीजन ले लूँ। तो वो किस लिए था? उसका फायदा ये था ताकि ये जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। सेम आज आपके स्कूल में अगर डिसीजन लिया गया कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, तो ये सब क्या था? इस सब का भी किसी न किसी का क्या होना था? आपका फायदा होना था कि प्लानिंग अगर आपके डायरेक्टर सर इस बात को लेकर कर रहे हैं कि बच्चों के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उनका टाइम यूटिलाइज हो, तो उन्होंने एक अच्छे से प्लान किया कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ जिससे बच्चों को घर बैठे ही एजुकेशन करने का मौका मिले। तो यही प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जब प्लान कर लिया कि हाँ हमें ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो घर बैठे पढ़ सके, उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन मिली कि यस हम सही प्लान कर रहे हैं, हमें इस उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस किस ऑप्शन के साथ बच्चों के पास मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लानिंग आप देख सकते हैं, प्लानिंग ने आपको क्या प्रोवाइड की? एक डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर एक ही ऑप्शन सोच के चल रहे, हो सकता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन है तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें पहले ही उसी हिसाब से प्लानिंग करके चलने पड़ती है कि अगर कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो भी तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। जो प्लानिंग है वो हम फ्यूचर के लिए सोच के चल रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, तो उससे हम आने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जब हम आने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं तो वो क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा है? रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आप कई बार देखते हैं कि हम काम रिपीट कर देते हैं या कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है हम उनको भूल जाते हैं। तो अगर हम पहले ही प्लान करके चले कि हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी है, किनको करना जरूरी है, किनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो आप इससे क्या होगा? इससे डुप्लीकेशन जो होता है या वेस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं वो भी रह जाएंगी और काम भी रिपीट नहीं होगा। तो प्लानिंग करने से ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं? रिड्यूस होती हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब भी आप सोचते हैं तो आप हमेशा कुछ डिफरेंट करने की सोचते हैं और जब आप सोच रहे हैं तो आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को लेकर चल रहे हैं। जब आप उन अल्टरनेटिव्स को लेकर चल रहे हैं तो आप एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो जैसे मान लो आपने डिसीजन लिया कि मुझे एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, तो टाइम टेबल किस किस हिसाब से बन सकता है? किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट में किस यूनिट को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पर आप एक अल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं कि मुझे किस यूनिट के हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, इवनिंग में पढ़ना चाहिए, गैप देकर पढ़ना चाहिए, कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए। तो ये सब क्या थे? आपके पास ऑप्शंस थे। तो उस ऑप्शंस में आपने इनोवेटिव आइडियाज को क्या किया? प्रमोट किया। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नो डाउट प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम एक फाइनल डिसीजन प्रपोज दें। सेम एज प्लानिंग फैसिलिटेट करता है किस पे? डिसीजन मेकिंग में, डिसीजंस लेने में। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव आते हैं, उस अल्टरनेटिव्स में से आपको
लेना पड़ता है, तो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने की। जब भी आप कुछ सोचते हैं, आपके मन में कई सारे ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। जैसे स्कूल एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचा कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, तो ऑनलाइन एजुकेशन एक इनका क्या था, एक फाइनल डिसीजन था। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। आपने टारगेट लिया था 95% आप स्कोर करेंगे, लेकिन अगर आप एक टारगेट लेकर ना चलते, एक ऑब्जेक्टिव लेकर ना चलते, तो आप किससे कंपेयर करते हैं? जो आपने 95% ऑब्जेक्टिव को लिया स्कोर करने का, अगर ये स्टैंडर्ड ना होता तो कंट्रोलिंग नहीं होती। आप अपने टारगेट को किससे कंपेयर करते? अगर आपके परसेंटेज आए 90 और आपने सोचे कितने थे 95, 90% आपके आए हैं, आपने सोचे 95% थे, तो जो 5% का गैप रह गया वो एक डेविएशन है। जो आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि मैंने सोचा तो था 95% पर मेरे आए 90%, तो मेरी कमी कहाँ रह गई? एक डेविएशन को ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। तो ये कुछ और नहीं, प्लानिंग ने आपको एक स्टैंडर्ड दिया, 95% का एक स्टैंडर्ड दिया, जिससे कंट्रोलिंग करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आई थिंक आप सबको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए होंगे कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग रिस्क को रिड्यूस करता है, प्लानिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, प्लानिंग आपको नए नए आइडिया इनोवेट करने में मदद करता है, प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में मदद करता है, और प्लानिंग आपको कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड देता है। तो ध्यान से इस टॉपिक को आपने क्लियर करना है, जिसमें आपने मीनिंग प्लानिंग का, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने 12th कॉमर्स की बिजनेस स्टडी की 4th यूनिट प्लानिंग, उसके मीनिंग, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस पॉइंट को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग की लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशन हम शुरू करते हैं। लिमिटेशंस के अंदर आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। जहां प्लानिंग के पॉजिटिव पॉइंट है, वहां कहीं ना कहीं प्लानिंग के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उसमें पहला पॉइंट आपके सामने, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जहां फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो। अब एक बार हमने प्लान कर लिया, हम उसको आने वाले टाइम में सिचुएशन के हिसाब से ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग क्या क्रिएट करता है, प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट नहीं करता। तो प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो हम आने वाली सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सके, चेंज कर सके। पर ये तो इसकी लिमिटेशन है कि प्लानिंग सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्लानिंग क्या क्रिएट करता है, प्लानिंग रिजिडिटी क्रिएट करता है। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। आप सबको पता है सिचुएशंस बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बदलती है, हमारी सोशल प्रेफरेंस बदलती है, और सरकार के रूल्स रेगुलेशंस भी बदलती हैं। तो जब हम इन डायमेंशंस को देख रहे हैं, तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, पर ये क्या कि प्लानिंग तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होती, तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। सपोज अगर एक बिजनेसमैन ये सोच के चल रहा था कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए उस प्रोडक्ट पर अलाउ कर देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया और आपने सारी प्लानिंग क्या कर दी, उसी के हिसाब से कर दी। लेकिन अब आप डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आप सबको पता है एक ऐसा इनोवेशन मेथड है जिसके अंदर हमें कुछ नई स्किल्स को शो करना होता है, लेकिन जो ये प्लानिंग है, जिसने प्लान किया नो डाउट उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो इसे फॉलो कर रहा है उसकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। सेम एज एम्प्लॉइज के साथ ऐसा होता है, टॉप लेवल ने जो डिसाइड कर लिया, जो प्लान कर लिया, लोअर लेवल को उसी हिसाब से काम को फॉलो करना पड़ता है। तो जब लोअर लेवल उसको फॉलो कर रहा है तो वो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है, वहां उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस
प्रोवाइड किया जाए तो हम पहले उसी हिसाब से प्लान करेंगे। हर टीचर को डायरेक्शन उसी हिसाब से मिलेगी कि आपको सभी बच्चों के लिए क्लास वाइज स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है। लेकिन हमने पहले प्लान किया, उसके बाद हमने उस चीज को करके देखा, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे, क्यों ना बच्चों को यूट्यूब लेक्चर प्रोवाइड किए जाए। फिर उसी हिसाब से टीचर्स को क्या कहा जाएगा कि अपने यूट्यूब लेक्चर तैयार कीजिए। तो वहां पर प्लानिंग में आप देख सकते हैं कि प्लानिंग क्या कर रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले टाइम भी इन्वॉल्व ले रहा है और कॉस्ट को भी क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। तो प्लानिंग में टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी लगती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। आप ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे थे 95% मार्क्स का, तो 95% स्कोर करने के लिए आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन अगर आपने उस प्लानिंग को फॉलो नहीं किया और अगर फॉलो कर भी लिया तो क्या आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप 95% स्कोर कर लेंगे? तो प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, कुछ करने से पहले सोचना। जब आप किसी चीज को कुछ करने से पहले सोच रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, वो आपको क्या कर सकता है, आपको फेल भी कर सकता है। तो प्लानिंग आपको फेलियर केस में भी पहुंचा सकती है। तो ये आपके लिमिटेशंस थे जहां पर हमने डिस्कस किया। प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, प्लानिंग में जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस होती है, प्लानिंग में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है और प्लानिंग में टाइम भी लगता है। और कभी भी जरूरी नहीं कि प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी दे कि जो आपने सोच लिया वो अचीव होगा ही होगा। हर चीज को अचीव करने के लिए उस पर काम करना पड़ता है। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। और प्रोसेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप फीचर्स, लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस को ऊपर नीचे पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को कभी भी बिना स्टेप के फॉलो नहीं किया जाता। तो प्लानिंग प्रोसेस को हम डिस्कस करने से पहले इसकी एक लर्निंग पॉइंट को लर्न कर लेते हैं। एस सेपरेट कर दीजिए, टी आई ई एस सेपरेट कर दीजिए और इफ को सेपरेट कर दीजिए। एस डाइस इफ।
क्योंकि अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें सेल को कैसे इंक्रीज करना है। तो अब उसके बाद इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, जितने भी आपने अल्टरनेटिव पहचाने हैं उनको अब आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्यों करना है? जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, तब तक आप उस ऑप्शन का फायदा नहीं उठा सकते। तो इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सपेंशन का टारगेट लेकर चले तब क्या फायदा होगा, मॉडर्नाइजेशन लेकर चले तब क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन करें बिजनेस में तब क्या होगा, अगर हम सेल्स प्रमोशन के ऑफर्स दें तो हमें कौन कौन से ऑफर कितने टाइम पीरियड के लिए हमें देने चाहिए, एडवर्टाइजिंग मेथड कौन सा यूज करना चाहिए। तो ये सब हमारे ऑप्शंस जो थे हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो इसमें से कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा, अब हमें वो से क्या करना जरूरी है, उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया कि कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है, आप उसे क्या करें, उस अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करें। जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि हम बच्चों को कैसे कैसे मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वेबसाइट के थ्रू मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम बच्चों को ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर देके एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो हमारा था वो बेस्ट रहेगा, हमने इवैल्यूएशन करने के बाद उसे सिलेक्ट कर लिया। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, क्योंकि हमने एक डिसीजन फाइनल सोच लिया कि हम आपको यूट्यूब लेक्चर के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उस जो हमने अल्टरनेटिव लिया उसको हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि जब भी आप ऑप्शन सोचते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, हो सकता है बिजनेसमैन की जो सेल इंक्रीज हो रही है कभी वो डिक्रीज ना हो जाए, कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी आती रहती है। इसीलिए आपको प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं होता। अब आप फॉलो अप एक्शन, लास्ट पॉइंट आपका फॉलो अप एक्शन, जहां पर आप चेक करते रहिए कि जो आपने सोचा है क्या प्लानिंग उसी हिसाब से चल रही है। अगर नहीं तो आप रिवाइज कीजिए, चेक कीजिए कि कहाँ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जो हम सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो गाइस आपको याद रखेगा कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव लेकर चलना है, फिर असम्पशन अपनी लेकर चलनी है, एफ डाइस इफ, इसका एक शॉर्ट मेथड, फिर आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव को, इवैल्यूएट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे और उसे चेक करते रहेंगे फॉलो अप एक्शन के साथ। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और प्रोसेस। अब आपके सामने जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्लानिंग जो होती है प्रोसेस होता है और प्लान उसका एक आउटकम होता है, एक रिजल्ट होता है। तो प्लान 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है वो है स्टैंडिंग मींस जो रिपीट होगा, रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स, एंड द सेकंड वन इज सिंगल यूज ऑफ स्पेशल प्लान। आपके 2 पार्ट्स में प्लान डिवाइड हुआ है, जो रिपीट होंगे और जो रिपीट नहीं होंगे, जिनका एक ही बार यूज होगा। तो जो स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स है उसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजी, मेथड, पॉलिसीज एंड रूल्स। और स्पेशल प्लान में आपके आते हैं बजट और प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि बजट अगर एक बार बना दिया जाए तो उसको सेम एज इट इज अगले प्रोग्राम के लिए फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने बजट बनाया है 1 साल के लिए तो वो सेम बजट अगले साल हम नहीं लेकर चल सकते, हर साल नया बजट बनाना पड़ता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारा पॉइंट है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव हम कई बार कह चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लेकर चलना बहुत जरूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई प्लानिंग नहीं होती, हमारा फोकस ही उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन डिसाइड करता है, सेट अप बाय टॉप लेवल। जो ऑब्जेक्टिव है उसे टॉप लेवल डिसाइड करता है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है व्हाट इज टू बी डन, क्लियरली आपको कर देता है कि क्या आपने करना है, किसके लिए आप इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जो कुछ इतना सोच रहे हैं उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं। गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग, जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली हो गया कि आपने 95% स्कोर करना है, उससे ज्यादा भी करना आप अगर
दूंगा, तो वो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा ओवरऑल प्लानिंग करने में। और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और जिसे हम अचीव कर सके। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम करते हैं पॉलिसी। ये जो पॉलिसी होती है ये बेस्ड होती है ऑब्जेक्टिव्स पर। अगर हमारा टारगेट सेल को इंक्रीज करना है तो हमें उस सेल के हिसाब से ही पॉलिसी को लेकर चलना पड़ेगा कि क्या हमें क्रेडिट सेल अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेम एज दिस ऑर्गेनाइजेशंस वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, जिससे क्लियर हो जाता है एम्प्लॉइज को कि आप इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए ही सेल को इंक्रीज करेंगे। एग्जांपल है नो क्रेडिट सेल। अगर एक पॉलिसी डिसाइड हो चुकी है कि क्रेडिट सेल नहीं करनी है तो एम्प्लॉइज को क्लियर रहेगा कि उन्होंने नो क्रेडिट सेल को यूज करते हुए ही सेल को इंक्रीज करना है। लेकिन अगर नो क्रेडिट सेल की जगह अगर ऑप्शन अलग हो जाता, अगर बॉस ने कह दिया कि आज के दिन मुझे मेरे इतनी टारगेट सेल चाहिए, तो एम्प्लॉइज ने क्या किया, एम्प्लॉइज ने बॉस को खुश करने के लिए जितने भी कस्टमर्स आए, जिन्होंने कैश में लेना था उनको कैश में सेल किया और जिन्होंने क्रेडिट में लेना था उनको क्रेडिट में सेल कर दिया। बॉस को ये शाम से पूछे जाने पर कि कितनी सेल हुई, सभी एम्प्लॉइज बड़े खुश होकर बोले कि आज बॉस हमारा सेल का जो इंक्रीज पॉइंट है वो काफी लेवल तक बढ़ चुका है। बॉस बहुत खुश हुए कि तुमने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई, ऐसे क्या मेथड अपनाया जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो गई। तो उन्होंने कहा था कि हमने कस्टमर को क्रेडिट सेल भी की। अब यहाँ बॉस गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि क्रेडिट सेल कर दे तो वो पैसा रिकवर कैसे होगा, यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए पहले ही एम्प्लॉइज को क्लियर कर देना चाहिए कि हमें क्रेडिट सेल करनी है या नहीं करनी। ये क्या होती है, पॉलिसी। थर्ड पॉइंट है आपका रूल्स। रूल्स आप अच्छे से जानते हैं कि रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है और जो रूल को फॉलो नहीं करता फिर उसे पनिशमेंट भी लेनी पड़ती है। जैसे अगर आपके स्कूल में रूल है कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है तो यूनिफॉर्म हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है। कोई भी बच्चा उस रूल को इग्नोर नहीं कर सकता। तो सेम एज दिस रूल कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना और क्या नहीं करना क्लियर करता है और नेचर में कंपल्सरी होता है। ये हर पर्सन के लिए नेसेसरी होता है कि वो रूल को फॉलो करे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स के अंदर सीक्वेंस लेकर हम चलेंगे किसी भी काम को करने का, एक स्टेप लेकर चलेंगे। जैसे हमने यहाँ कहा कि पॉलिसी में सेल को इंक्रीज करने के लिए अगर एम्प्लॉइज ने क्या किया, क्रेडिट सेल कर दी, तो अब हम उस पैसे को कैसे वापस कवर अप करें। तो इसके लिए एक प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। आप सबसे पहले कस्टमर को कॉल करेंगे। अगर वो कॉल करने के बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप उसे मिलने के लिए बुलाएंगे। अगर वो मिलने भी नहीं आ रहा तो आप उसे रिटर्न नोटिस भेजेंगे। अगर उसके बाद भी वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहा तब आप उस पर लीगल एक्शन लेंगे। जैसे हर जगह का एक प्रोसीजर होता है, एडमिशन के लिए प्रोसीजर होता है कि एडमिशन में आपकी क्या-क्या प्रोसेस रहेगी, कॉलेज के एडमिशन का अलग प्रोसीजर होता है, एग्जाम शेड्यूल का अलग प्रोसीजर होता है। तो हर जगह एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर पहले वीडियो होगी, उस वीडियो को पहले प्रोसेस एडिट किया जाएगा, उसके बाद अपलोड किया जाएगा। तो ये सब क्या है, ये एक सीक्वेंस है। तो सेम एज दिस प्रोसीजर्स में क्या होता है, सीक्वेंस टू कैरी आउट एक्टिविटीज, सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है और ये क्रोनोलॉजिकल होता है। इसमें हम क्या लेकर
लकी ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉ, जैसे कई मेथड्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉम्पिटिटर ने अगर प्राइस कम कर दिए तो हम अपने प्राइस कम नहीं करेंगे, हम अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को यूज करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हम यूज करते हैं, स्ट्रेटजी। अब है बजट। बजट और प्रोग्राम हम पढ़ चुके हैं, ये स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आता है, ये रिपीट नहीं होता। एक बार यूज करने के बाद हमें हर प्रोग्राम के लिए नया बजट बनाना पड़ता है। तो बजट एक स्टेटमेंट होती है जो एक्सप्रेस की जाती है न्यूमेरिकल टर्म्स में। स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जब भी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात आती है तो वो किसको एक्सप्लेन करता है, बजट को एक्सप्लेन करता है। जैसे आपका फैमिली बजट आप बनाकर चलते हैं, हमारे देश में गवर्नमेंट बजट बनाकर चलती है, हर डायरेक्टर, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लेकर बजट बनाकर चलता है, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाकर चलता है। तो जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस वे में एक्सप्रेस की जाती है उसे हम कहते हैं बजट। प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स, ये हर लेवल पर, यानी कि चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर लेवल पर मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है और एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। अब कंट्रोलिंग डिवाइस कैसे है, मान लो आपने इस महीने का एक बजट ले लिया कि आपका खर्चा 50,000 होना चाहिए, या अगर आप छोटा एग्जांपल ले लें कि आपका खर्चा महीने का 20,000 होना चाहिए, और अगर वो एक्सपेंसेस 20,000 क्रॉस कर जाएं, 25,000 हो जाएं, तो आप चेक करके चल सकते हैं कि आप बजट लेकर चल रहे थे 20,000 का और आपके मंथ की कॉस्ट कितनी आई है, 25,000। तो ये 5,000 कहाँ डेविएशन क्रिएट हुआ है जो आपके बजट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट होती है किसी प्रोजेक्ट की। आप ये बात याद रखेंगे कि हर फंक्शन के लिए एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ता है, चाहे वो स्कूल का एनुअल फंक्शन हो तब उसके लिए उस प्रोग्राम के लिए सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो आपके स्कूल का एग्जाम प्लान हो तब उसके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो टीचर्स को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम हो तब उसके लिए अलग से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या होती है, जो प्रोग्राम के कंसेप्ट को क्लियर कर रही है कि डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स, क्योंकि इसमें नए रूल्स, नई पॉलिसीज, नए ऑब्जेक्टिव और नए प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो प्रोग्राम कभी भी किसी भी नए कंसेप्ट को लेकर सेम यूज नहीं होता, हर नए एक्शन के लिए नए प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ता है। तो आप सबको समझ आ गया होगा, यहाँ पर हमने क्या क्लियर किया, मेथड, स्ट्रेटजी, बजट एंड प्रोग्राम। आपको टाइप ऑफ प्लान्स में कितने पार्ट्स पढ़ने हैं, 8, जिसके अंदर नाम आ जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, स्ट्रेटजी, बजट एंड प्रोग्राम। तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। थैंक यू वेरी मच।